हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग ईवीएस पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स को यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो वो क्या ट्रिक होगा, आप लोग पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तभी आपको सारे चीज़ों का समझ यहाँ पे हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इस तरह के ट्रिक्स हम लाते रहते हैं। और एक बात दोस्तों, इसे दबा के शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज जो हम ट्रिक बताने जा रहे हैं वो आपके लिए तो फायदेमंद होगा ही, साथ ही साथ इससे दूसरों को भी कुछ फायदा हो जाएगा। ये तभी हो सकता है जब आप इसे शेयर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला इसमें क्वेश्चन कहता है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। एक चीज यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन भी बड़ा है और ऑप्शन भी बड़ा बड़ा है, लेकिन हम आपको एक ऐसा तरीका बता देंगे जो इतना पढ़ने का जरूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली आप कोई वर्ड्स फाइंड करके आप इसका आंसर कर पाएंगे। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले आप इसका आंसर कीजिएगा, उसके बाद हम आपको वो तरीका बताएंगे कैसे करना है। यहाँ देखिए, फर्स्ट में क्या कहता है कि विशेषतः प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। सेकेंड में कहता है कि अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्षण निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना। ठीक है, बुनियादी शिक्षा में ये चीज बताया गया था, महात्मा गांधी ने जो दिया था। ठीक है, थर्ड में है प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। फोर में है पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन में है। तो अब आप ही इसका आंसर कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा। तो देखिए, अब यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा ऑप्शन है, इसका हम लोग डायरेक्टली आंसर कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ऊपर में क्या लिखा है कि यहाँ पे नहीं लिखा है। नहीं मतलब आपको समझ में आ गया कि निगेटिव फाइंड करना है। तो जब नहीं लिखा हो तो हमें निगेटिव वाला ही फाइंड करना है। ठीक है, मतलब जिसमें निगेटिव वर्ड्स या निगेटिव उसका मीनिंग हो, वही हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो फर्स्ट में देखिए लिखा है विशेषतः प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। ये तो अच्छी बात है। फर्स्ट में तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सेकंड में कहता है अवलोकन, अवलोकन हो, वर्गीकरण हो और निष्कर्षण निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी, ठीक है, संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाली कार्यों में बच्चों को संलग्न करना। ठीक है, ये भी अच्छी बात कहा गया कि बच्चों को उसमें इन्वॉल्वमेंट कर रहा है। ठीक है, बच्चों को संलग्न कर रहा है, जो हाथों से कार्य किया जा रहा है, जो बुनियादी संज्ञानात्मक या गत्यात्मक कौशल है उसको भी वहाँ पे इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे खोजबीन का भी बात कर रहा है। थर्ड में देखिए कहता है कि प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने और समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। ठीक है, ये भी अच्छी बात कहा जा रहा है। फोर में क्या कहता है, पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। अब आप ही बताइए, यहाँ पे क्या लिखा है, सटीक। सटीक कुछ भी होता है, बच्चा कभी भी कुछ सटीक कर सकता है, बड़ा तो कर ही नहीं सकता, तो बच्चा कहाँ से करेगा, आप ही बताइए। तो सटीक क्या है, एक नेगेटिव वर्ड्स है, और यहाँ पे क्या है, ये नहीं। नहीं मतलब नेगेटिव क्वेश्चन, क्वेश्चन में आपसे नेगेटिव पूछा जा रहा है, क्या नहीं होना चाहिए। तो 4 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसको जब आप मीनिंग इसका समझेंगे तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों से सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। जब पर्यावरण अध्ययन का बात होगा तो उसमें संख्यात्मक कौशल का बात तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, तो ये निगेटिव, तो सटीक तो पहला निगेटिव है। जब इसके मीनिंग को समझेंगे तो यहाँ संख्या से रिलेशन कोई है ही नहीं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से आपको करना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, इस प्रश्न में क्या कहता है कि पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं में 3 से 5, आपको पता है कि ईवीएस क्लास 3 टू 5 चलता है। ठीक है, तो ये क्लास 3 टू 5 में ही चलता है, आप सभी को पता है। तो कहता है कि एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है, जो क्या कलेक्शन करता है, क्या संकलित करता है। अगर आपको हिंदी में प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे इंग्लिश वर्जन में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ देखिए फर्स्ट में कहता है विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। ठीक है, मतलब यहाँ पे विज्ञान के बारे में बता रहा है कि ये पर्यावरण अध्ययन जो क्लास 3 टू 5 में रहता है वो विज्ञान की अवधारणाओं को बताता है। सेकंड में कहता है कि पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को बताता है। ठीक है, थर्ड में है कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को बताता है। और फोर में कहता है कि पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेक्ट होगा, आप लोग आंसर कीजिए इसका। बहुत अच्छा।
तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे 3 तरीके से हम लोग आंसर कर सकते हैं। पहला तो पॉजिटिव वे में, दूसरा नेगेटिव वे में और तीसरा क्या होता है, तो कंपैरिजन होता है। ठीक है, क्या होता है, कंपैरिजन हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, तो यहाँ पे जितना भी बात बताया गया सारा चीज ईवीएस में इंक्लूड होता है। विज्ञान भी होता है, ठीक है, पर्यावरण, शिक्षा, सामाजिक और ये विज्ञान तो है ही। फिर यहाँ विज्ञान और समाज का बात कर रहा है, पर्यावरण, शिक्षा और विज्ञान का भी बात कर रहा है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, ये यहाँ पे जब आप कंपैरिजन करोगे तो सेकंड में देखिए यहाँ पे जितना अलग अलग ये सब में लिखा हुआ, सेकंड में वो सारा चीज लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि मोस्ट अप्रोप्रिएट जब आप कंपैरिजन करेंगे यहाँ पे, तो हमारा करेक्ट कौन सा हो जाएगा, तो सेकंड नंबर। ठीक है, तो इसी तरह से जब आपको लगे कि सारा ऑप्शन तो अच्छा है, तो वहां पे हमें क्या करना है, तो कंपैरिजन करना है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 73। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कहता है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरणीय अध्ययन के संदर्भ में सही है। ठीक है, तो इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिया है, यहाँ पे जानना है कि कौन सा करेक्ट है। तो देखिए फर्स्ट में कहता है कि पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। ठीक है, सेकंड में कहता है कि 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। ठीक है, थर्ड में कहता है कि 2, 3 और 4 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। ठीक है, फिर 4 में है कि 1 से 2 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन के जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोगों को कीजिए जल्दी जल्दी। बहुत अच्छा, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट में क्या लिखा है, यहाँ कि पर्यावरण अध्ययन एक विषय है। सही बात है, एक विषय है। चलिए, 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। तो 1 से 5 तक की कक्षाओं में ये पढ़ाया जाता है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है, क्लास 3 to 5 तक पढ़ाया जाता है ईवीएस। ठीक है, तो क्लास 3 to 5 में ही होता है, तो 1 से तो होता नहीं है, तो ये हमारा खत्म हो गया। सेकेंड में कहता है कि 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। ठीक है, यहाँ क्या कहता है, 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ा जाता है। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे, क्योंकि 1 और 2 में तो रहता नहीं है। ठीक है, तो इसको पढ़ाने का क्या तरीका होगा, तो मैथ्स होगा या फिर लैंग्वेज होगा। उसी के माध्यम से हम पर्यावरण अध्ययन का जो भी कॉन्सेप्ट होता है उसी के द्वारा हम पढ़ाते हैं। ठीक है, लैंग्वेज या फिर मैथ्स के द्वारा। थर्ड में कहता है कि 2, 3 और 4 कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ा जाता है। अब यहाँ देखिए 2 से लेके 4 तक है, जबकि कहाँ से कहाँ तक होता है, तो ये भाषा और गणित के माध्यम से केवल 1 और 2 तक ही होता है, जबकि 3 में नहीं होता। यहाँ पे 3 और 4 का भी चर्चा किया हुआ है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। 4 में क्या कहता है कि 1 से 2 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। 1 से 2 में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान रहता ही नहीं है, तो ये हमारा डायरेक्टली गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो सेकंड नंबर। इसको आप लोग जरूर याद रखिए, क्लास 3 to 5 तक होता है। अब क्लास 3 to 5 में ही क्यों होता है, 1 2 में क्यों नहीं होता है, क्योंकि बच्चे का उतना लेवल नहीं आता है अंडरस्टैंडिंग का कि वो समझ सके। इसलिए उसको सिंपल जोड़ घटाव गुना भाग इसके द्वारा कुछ चीज़ों को जोड़ना, एक तोता दो तोता, इस तरह से ठीक है जोड़ना सिखाया जाता है। ठीक है, लैंग्वेज के माध्यम से या फिर मैथमेटिक्स के माध्यम से उसे पर्यावरण अध्ययन से जो भी रिलेटेड टर्म्स होता है उसे बताया जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इस प्रश्न में क्या कहता है कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि, ठीक है, तो यह क्या बताता है, आपको आंसर करना है। ठीक है, तो फर्स्ट में कहता है कि पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है। सेकंड में है पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। थर्ड में है पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। और फोर्थ में कहता है पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आंसर करना है, आप लोग आंसर कीजिए जल्दी जल्दी। बहुत अच्छा, चलिए अब इसको देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या कहता है कि पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा बच्चों को, मतलब क्या कर रहे हैं, समय दिया जा रहा है। तो यह क्या इंगित करता है, नहीं बच्चों को टाइम दिया जा रहा है, बच्चे का ख्याल रखा जा रहा है। जब बच्चे का ख्याल रखा जा रहा है तो यह क्या होना चाहिए, तो ये बाल केंद्रित होना चाहिए। वैसे भी आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, याद।
याद क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो इसे देखते ही हमें हटा देना है, कुछ समझने की जरूरत है ही नहीं। सेकंड में क्या लिखा हुआ है, सूचना, सूचना इंफॉर्मेशन, जहां भी मिले इसे हटा देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा है शिक्षक केंद्रित 4 में, तो 4 हमारा डायरेक्टली हट जाएगा, क्योंकि शिक्षक केंद्रित जो एजुकेशन होता है वो अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बाल केंद्रित, मतलब बालक को केंद्र में रखा जाता है और उसी के अकॉर्डिंग जो है उसके हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है, चाहे इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो, चाहे उसमें जो भी डिसेबिलिटीज़ हो, उसके अकॉर्डिंग अगर हम उसका ख्याल रखेंगे तो वो एजुकेशन उतना ही अच्छा होगा। यहाँ पे छात्र को समय दिया जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आंसर कैसे करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए इस प्रश्न में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपप्रकरण है, ठीक है। यानी कि 6 थीम टोटल होता है, आपको पता है। तो 6 थीम में से सब थीम कौन सा होगा, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे आंसर करना है। तो यहाँ देखिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। परिवार और मित्र होगा, भोजन होगा, जानवर होगा, या फिर हम चीजें कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो आंसर कीजिए इसका। तो सब थीम कौन सा होगा वो आपको आंसर करना है, यानी कि थीम के अंदर का थीम कहलाता है सब थीम, ठीक है। तो देखिए 6 थीम कौन कौन सा होता है ये पहले आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 थीम तो दिया हुआ है, परिवार मित्र दिया है, भोजन भी दिया है, हम चीजें कैसे बनाते हैं, ये तीनों इसका मेन थीम होता है। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा जानवर, ठीक है। इसका ये करेक्ट आंसर 3 नंबर यहाँ पे होगा, जो कि क्या है, तो सब थीम है। तो 3 थीम आपको पता है। 3 थीम और कौन होता है वो आपको बताते हैं। तो इसमें एक हो जाएगा जर्नी, ठीक है, जर्नी यानी कि यात्रा, ठीक है। फिर दूसरा हो जाएगा इसमें वाटर, ठीक है। तो आप यहाँ 5 हो गया। एक और हो जाएगा शेल्टर, ठीक है। तो यहाँ पे 3 थीम लिखा हुआ है और यहाँ पे 3 थीम आपको यहाँ पे हमने लिख दिया। तो इसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ये 6 थीम होता है, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम ये किसी एग्जाम में फिर रिपीट जरूर हो जाए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है, ठीक है। तो कौन सा यहाँ पे वांछनीय गतिविधि है आपको बताना है, जो कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए होना चाहिए। तो फर्स्ट में कहता है कि विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। सेकंड में है पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। थर्ड में है पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना। और 4 में कहता है केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत अच्छा। तो देखिए फर्स्ट में क्या कहता है, यहाँ देखिए वांछनीय गतिविधि। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन जो है पॉजिटिव वे में जा रहा है। जब इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा निगेटिव पॉइंट्स यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट में क्या कहता है, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना है। कक्षा में जो बच्चे आते हैं वो क्या होता है, बहुत सारे संस्कृति से आते हैं। तो वो क्या हुआ, उनको जब वो एड्रेस कर रहे हैं टीचर तो वो अच्छा होगा। तो ये हमारा तो पॉजिटिव वे में होगा। सेकंड में क्या कहता है कि पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। यहाँ पे एक वर्ड देखिए मिल गया सूचना, जो क्या है निगेटिव है, जो आपको मैंने पहले भी बताया था। तो इसे देखते ही हटा दीजिए, ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या कहता है कि 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना। देखिए जब क्रमानुसार रेखीय हो तो यहाँ पे क्रिएटिविटी नहीं आएगा, एक वे में ही बच्चा जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या कहता है केवल, तो केवल देखते ही इसे हटा देना है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर, यानी कि विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को क्या करना, तो संबोधित करने, यानी एड्रेसिंग मल्टीकल्चरल डायमेंशन ऑफ डाइवर्स क्लासरूम। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो जिनका फर्स्ट है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या कहता है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो कौन सा इसमें इंपॉर्टेंट है आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए कहता है कि पहले में बच्चों का सक्रिय भाग लेना जो है ये मतलब ज्ञान की रचना में इंपॉर्टेंट माना जाएगा। बी में है बच्चों के समुदाय के सदस्य, ठीक है, मतलब बच्चे समुदाय में रह के अपने ज्ञान की रचना कर पाएंगे। सी में है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, मतलब पाठ्य पुस्तक जो पर्यावरण अध्ययन का है वो भी ज्ञान की रचना में इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। डी में कहता है कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा, ठीक है। तो कौन सा इसमें करेक्ट हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग नीचे आपको आंसर करना है। ए बी सी होगा या ए सी होगा या फिर ए सी डी होगा या फिर केवल सी होगा। तो आप लोग आंसर कीजिए इसका, ठीक है, बहुत अच्छा। तो देखिए
यहाँ पे अगर फर्स्ट का बात करें तो बच्चों का सक्रिय भाग लेना या तो ज्ञान की रचना में इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा ही, ठीक है, ये करेक्ट है। बी में कहता है बच्चों के समुदाय के सदस्य, ठीक है, तो यह भी जरूरी है कि उस समुदाय का अगर सदस्य होगा तो वहां से बहुत सारी चीजों को सीखने के लिए मिलेगा। सी में कहता है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक, तो पाठ्य पुस्तक भी तो रोल निभाता ही है, ठीक है। डी में देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें व्याख्या और परिभाषा, तो जहां भी व्याख्या परिभाषा मिले उसे देखते ही हटा देना है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए बी और सी, तो ये कहाँ है, तो फर्स्ट नंबर में, तो हमारा फर्स्ट नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। तो कैसे आप प्रभावशाली तरीके से जोड़ पाएंगे बच्चों को, वो आपको यहाँ पे आंसर करना है। तो फर्स्ट में है वृत्तांत, बी में है कहानी, सी में है शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, डी में है शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। तो आप लोगों को पता चल गया होगा आंसर क्या होगा, क्योंकि जस्ट अभी इसका डिस्कशन हमने किया था, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, नीचे देखिए लिखा हुआ है ए सी डी, ए बी सी, ए बी और सी डी और ए बी सी, ठीक है। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग आंसर कीजिए इसका। वृत्तांत होगा, कहानी होगा, या फिर सी नंबर या फिर डी नंबर। बहुत अच्छा। तो देखिए इसका डायरेक्टली आंसर हमारा कैसे आ जाता है, तो जब आप बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए प्रभावशाली तरीके से जोड़ना चाहेंगे तो उसमें कहानी वृत्तांत जो नैरेटिव्स होता है, ठीक है। तो वृत्तांत क्या होता है, कहानी में जितना भी चीज का डिस्कशन हो गया हमने अच्छे से उसको आप डिस्कस कर पा रहे, हर एक मेन इवेंट्स को बता रहे हैं, तो वो हो गया वृत्तांत। कहानी हो गया आपको जो पूरी स्टोरी आप उसके बता रहे हैं, ठीक है। स्टोरी के अंदर का पूरा इवेंट जो आप डील कर रहे हैं वो वृत्तांत हो गया, एकदम डील से, डिटेल से, ठीक है। तो ए बी तो हमारा करेक्ट है। आप जब ये सुनाएंगे तो बच्चे क्या हो गए, अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ, ठीक है। और पर्यावरण अध्ययन को मतलब पर्यावरण के बारे में उसे जानकारी आप दे पाएंगे। सी और डी में देखिए क्या कहता है, यहाँ पे व्याख्या है, यहाँ पे क्या है व्याख्या, तो इसे देखते ही हटा दीजिए, ज्यादा कुछ समझने की आवश्यकता है ही नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर ए और बी हो जाएगा। देखिए कहीं पे है दूसरे नंबर में, देखिए, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से आपको भी करना है, एक बार इसे दम लगा के शेयर करिए ताकि पूरे इंडिया में इसे हर स्टूडेंट्स देखे और उसे इससे फायदा हो सके, ठीक है। तो आप लोग प्रॉमिस कीजिए कि आप लोग इसे शेयर करेंगे, ठीक है। अपने फ्रेंड्स में आप जहां तक हो सकता है इसे शेयर अवश्य कर दीजिए, फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप जहां भी हो, ठीक है, ताकि उन्हें फायदा हो सके। ये मत सोचिए कि सर को फायदा है, सर को जो फायदा होगा लेकिन ये स्टूडेंट को फायदा हो जाए ये मैटर रखता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कहता है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों को अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है, ठीक है। तो यहाँ क्या कहता है कि क्या उद्देश्य होगा वो आपको बताना है, यानी कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक द्वारा क्या कराया जा रहा है, तो जानवरों का अवलोकन करने के लिए और उसका चित्र बनाने के लिए कहा जा रहा है, उसके लिए मोटिवेट भी किया जा रहा है। तो इसका उद्देश्य क्या होगा, इसका मोटिव क्या होगा, तो वो आपको आंसर करना है, ठीक है। फर्स्ट में क्या कहता है, बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, ठीक है। तो बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना एक उद्देश्य होगा, ठीक है। या फिर बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना होगा। सी में कहता है बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेक्ट आंसर होगा आप लोग बताना, नीचे देखिए दिया हुआ है, ए होगा या ए सी होगा या बी होगा या फिर ए बी सी होगा। तो आप लोग आंसर कीजिए यहाँ पे। बहुत अच्छा, नीचे देखिए दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट में क्या कहता है, सृजनात्मकता विकास, सही बात है। फिर कहता है अवलोकन और रचना कौशल का विकास, ये भी सही बात है। कहता है सौंदर्यगत संवेदना का विकास, ये भी सही बात है। जब बच्चे जानवर को देखेंगे तो उसके बारे में कुछ ना कुछ तो वो मतलब इमोशन अपने अंदर लाएंगे, ठीक है। तो उसका भी मतलब डेवलपमेंट उसके अंदर होगा, विकास होगा, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी और सी, तो ये किस में दिया है, 4 नंबर में, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। इसमें है कि पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, यानी कि ग्रुप में करने के लिए दिया जाता है क्या, तो शिल्पकला और चित्रकला के बारे में। तो क्यों दिया जाता है, तो कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और प्रभावशाली युक्ति है, ठीक है, इसलिए। या फिर समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। या फिर समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। या फिर समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है। तो क्या करेक्ट आंसर यहाँ पे होना चाहिए, आप लोग आंसर कीजिए। यहाँ देखिए दिया है ए डी होगा या बी डी होगा या बी सी होगा या फिर सी डी होगा। तो आप लोग के यहाँ ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर कीजिए।
बहुत अच्छा। तो देखिए, यहाँ पे आप लोग अगर नेगेटिव पॉइंट्स को हटाएँगे तो वो कैसे होगा? तो फर्स्ट में क्या कहता है, अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना, ठीक है? शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। देखिए, युक्ति या टेक्निक जहाँ मिले उसे देखते ही आपको फर्स्ट में ही हटा देना है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे ये सब आप लोग कॉपी में नोट कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब भी मिले इस तरह का वर्ड आपको देखते हटा देना है। फिर देखिए क्या कहते हैं, समूह में सीखना सहपाठिता और सीखने को प्रोत्साहित करता है। सही बात है, होता है ऐसा। समूह में सीखना कक्षा के सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। सही बात है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या कहता है, समय पर पूरा करना, यानी कि समय पर पूरा करना जहाँ भी इस तरह का रहे तो उसे देखते हटा देना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक बाउंडेशन होता है। जब बाउंडेशन में कोई चीज़ बच्चा करेगा तो उसमें क्रिएटिविटी नहीं आ पाएगा, केवल उसे पूरा करने पर ही वो जोड़ देगा, ठीक है। तो ये डी नंबर भी हमारा नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी और सी। तो बी और सी देखिए किस में दिया है, तो थर्ड नंबर में। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों ने आई होप कि आप लोग शेयर कर दिया होगा, ठीक है। तो अगर नहीं किया है तो वीडियो के बाद ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि स्टूडेंट्स को फ़ायदा पहुंच सके, ठीक है, हमारा मेहनत बेकार ना जाए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कहता है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? तो सबसे इफेक्टिव जो मतलब संसाधन होगा, वो रिसोर्स होगा, वो क्या होगा? तो परिवार का सदस्य होगा, समुदाय का सदस्य होगा, समाचार पत्र होगा, या फिर कक्षा कक्ष होगा, ठीक है। तो क्या होगा, आप लोग आंसर कीजिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन को सीखने का प्रभावशाली संसाधन बताना है, रिसोर्स बताना है, कौन सा होगा? तो डी होगा, सी डी होगा, ए बी सी होगा, या फिर ए बी होगा? तो आप लोग आंसर कीजिए इसका, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? बहुत अच्छा। तो देखिए, परिवार का सदस्य तो रोल निभाएगा ही, समुदाय का सदस्य भी होगा, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन में, क्योंकि समुदाय में वो बहुत सारी चीज़ों को सीखेगा। परिवार का सदस्य उसे बहुत सारी चीज़ों को बताएगा, ठीक है। समाचार पत्र भी उसको हेल्प करेगा, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन को, क्योंकि उसमें बहुत सारे इमेजेस आते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में लिखी होती है बड़े बड़े अक्षरों में भी, ठीक है। और यहाँ देखिए क्या लिखा, प्रभावशाली संसाधन, कक्षा कक्ष भी होगा। लेकिन जब प्रभावशाली संसाधन का बात करेगा तो इसमें कक्षा कक्ष क्या होता है, एक लिमिटेड हो जाता है। कक्षा कक्ष के अंदर सारी चीज़ों को आप नहीं दिखा सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, ठीक है। ये लिमिट एरिया होता है, जहाँ लिमिट एरिया हो गया वो निगेटिव होता है, इसलिए हम लोग कक्षा कक्ष को इग्नोर करेंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर ए बी और सी हो जाएगा, तो यानी कि थर्ड नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का इससे भी अच्छी अच्छी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कहता है कि निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है, ठीक है। तो यहाँ जो सीखने का सिद्धांत दिया हुआ है, तो पर्यावरण अध्ययन में कौन सा अनुसरण होता है, किसको फॉलो किया जाता है, वो आपको बताना है। तो वैश्विक से स्थानीय, अमूर्त से मूर्त, या फिर अज्ञात से ज्ञात, या फिर ज्ञात से अज्ञात? तो आपको यहाँ पे मैक्सिम्स के बारे में पता है, शिक्षण सूत्र जो आपने हमारे वीडियोस का अगर देखा होगा तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं, नहीं तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। आप वहाँ से जाके इसे देख सकते हैं, मैक्सिम्स, ठीक है। क्या है मैक्सिम्स इंग्लिश में, और हिंदी में क्या है, तो शिक्षण सूत्र, ठीक है, शिक्षण सूत्र, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर कीजिए। वन मतलब वैश्विक से स्थानीय होगा, या फिर अमूर्त से मूर्त होगा, या अज्ञात से ज्ञात होगा, या फिर ज्ञात से अज्ञात की ओर होगा। बहुत अच्छा। तो यहाँ देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो ज्ञात से अज्ञात क्या होता है कि जो पूर्व ज्ञान, जो चीजें आप पहले से कुछ जान रहे हैं, उसके हेल्प से आप नई चीजों को जब सीखते हैं तो वो कहलाता है हमारा ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक है। तो इसके बारे में जो मैक्सिम्स का हमारा वीडियो है, जो डिस्क्रिप्शन हमें अभी लिंक दे देंगे आपको, ठीक है, तो वहां से जाके जरूर देख लीजिएगा। तो आपको बहुत चीज़ों का पता चल जाएगा। वो इंग्लिश पेडागोजी में भी हेल्प करेगा और हिंदी पेडागोजी में भी हेल्प करेगा। उस सभी चीज़ों के पेडागोजी में आपको हेल्प जरूर पहुंचाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? यहाँ देखिए नहीं लिखा हुआ, दैट मीन्स आपको नेगेटिव फाइंड करना है, तो कौन सा होगा? तो फर्स्ट में कहता है पोर्टफोलियो, फिर कहता है क्रम निर्धारण मापनी, फिर कहता है वर्णन अभिलेख, फिर कहता है वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, यानी कि एनुअल अचीवमेंट टेस्ट। यहाँ देखिए इंग्लिश में देखना चाहते हैं, देखिए पोर्टफोलियो होगा, रेटिंग स्केल होगा, एनेक्डोटल रिकॉर्ड होगा, या फिर एनुअल अचीवमेंट टेस्ट होगा? तो क्या होगा, आप लोग आंसर कीजिए इसका। जो रचनात्मक आकलन में वो इंक्लूड नहीं होगा।
बहुत अच्छा। तो देखिए, आपको यहाँ पे इसका आंसर करने से पहले एक चीज़ बता दें, एक चीज़ होता है अधिगम के लिए मूल्यांकन, एक होता है अधिगम का मूल्यांकन, ठीक है? एक क्या होता है अधिगम के लिए, ठीक है? एक होता है अधिगम का। तो अधिगम के लिए क्या होता है कि आपको इम्प्रूवमेंट के लिए जो एग्ज़ाम लिया जाता है वो होता है अधिगम के लिए मूल्यांकन, मतलब आपसे एग्ज़ाम बीच-बीच में जो एग्ज़ाम लिया जाता है वो अधिगम के लिए होता है, और जो लास्ट में लिया जाता है वो अधिगम का मूल्यांकन होता है। मतलब इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, मतलब आपको सुधार करने के लिए ये नहीं होता है, सुधार करने के लिए कौन सा होता है, तो अधिगम के लिए मूल्यांकन होता है। तो यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा, देखिए यहाँ पे 4 इसका आंसर हो जाएगा। वार्षिक उपलब्धि परीक्षण मतलब कि अधिगम का मूल्यांकन हो गया, यानी कि मतलब जैसे आप क्लास 6 में हैं तो 6 से 7 में जो आप जाएंगे वो क्या होगा, पूरा 6 का जितना आपकी भी आपको नॉलेज था उसका मूल्यांकन हो गया, ठीक है, साल के अंत में, और आप अगले कक्षा में चले गए। वो आपके इम्प्रूवमेंट के लिए नहीं हुआ, आपके केवल कक्षा में अगले कक्षा में जाने के लिए हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। तो यहाँ पे क्या कहता है, रचनात्मक आकलन ये नहीं हुआ, यानी कि केवल अगली कक्षा में जाने के लिए हुआ। और बाकी जो चीज़ है वो क्या है, रचनात्मक आकलन, पोर्टफोलियो हो। पोर्टफोलियो क्या होता है कि पोर्टफोलियो है, यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, वर्णन अभिलेख, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, पोर्टफोलियो और रेटिंग, इसके लिए 3 चीज़ों को आप यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए, पोर्टफोलियो क्या होता है कि जो आपका फाइल होता है आपके हर चीज़ों का, चाहे चाहे आपने वो आप इमेजेस का हो, या फिर आपका जो साल भर के अंदर का जो भी आपने एक्टिविटी, या फिर आप किससे रिलेटेड जितना भी डॉक्यूमेंट का एक फाइल होता है, वो आपका पोर्टफोलियो कहलाता है, ठीक है। जिसमें सारे कागज पत्तर जो भी होते हैं वो होते हैं, ठीक है। उसका फिर क्रम निर्धारण मापने क्या होता है कि आप रेटिंग स्केल, यानी कि आप किस हिसाब से ग्रो कर रहे हैं, तो वो आपका एक रेटिंग होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, रचनात्मक आकलन पता चलता है, ठीक है। और वर्णन अभिलेख क्या होता है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, इसमें क्या होता है कि आपके द्वारा जो भी बिहेवियर होता है स्कूल में, कॉलेजेस में, ठीक है, तो या टीचरों का जो राय होता है उसके द्वारा जो एक पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है वो होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर। इसमें कहता है निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए। तो पर्यावरण अध्ययन का जो आकलन होता है उसमें किसको दूर रखना चाहिए। तो फर्स्ट में कहता है बच्चों के उत्तरों को सही या गलत आंकना, इसे दूर रखना चाहिए। या फिर कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दे गए हमने आज हमने क्या किया इस पर चर्चा, इसे दूर करना चाहिए। या फिर आकलन में संकेतकों का उपयोग, ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शंस होता है उसे दूर आप करेंगे। या फिर बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन को आप दूर कर देंगे, ठीक है। तो क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा। तो देखिए इसमें करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट नंबर हो जाएगा। सही या गलत में जब आंकेंगे तो बच्चे में क्या होगा कि हीन भावना पैदा होगा, तो इसे ही दूर करना चाहिए। तो हमारा फर्स्ट आंसर इसका हो जाएगा, तो जिनका 1 है बिल्कुल करेक्ट है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। दोस्तों एक बार सभी आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और ये लास्ट क्वेश्चन है, टोटल 15 क्वेश्चंस था, ठीक है। ये जो एग्ज़ाम हुआ था तो 15 क्वेश्चंस ही पूछा जाता है, आपको पता है 30 में। तो 15 क्वेश्चन पेडागोजी सेक्शन से रहता है, बाकी जो 15 क्वेश्चन है वो आपको और भी चीज़ों से, ज्योग्राफी से हो, चाहे फिर कुछ बायोलॉजी से हो, या फिर कुछ आपका मैप वगैरह से हो, तो वो सबसे क्वेश्चन रहता है। 15 क्वेश्चन डायरेक्टली पेडागोजी से रहता है। तो अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। इसमें क्या कहता है कि कक्षा 5 की शिक्षक, ठीक है, एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है, ठीक है। तो बच्चों को इस क्रियाकलाप के क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक, मतलब ये होता है मीनिंगफुल हो सकता है यदि शिक्षक क्या करे। देखिए फर्स्ट में क्या कहता है कि बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित कर रही है। या फिर बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। 4 में कहता है बच्चों को क्रियाकलाप के संबंधित प्रश्नों को घर से करने को प्रेरित करती है, ठीक है। तो यह कब जो है मतलब इफेक्टिव होगा, ये मतलब जब बच्चों को इस क्रियाकलाप के अंदर अर्थपूर्ण सीखने को कब मिलेगा, जब इसमें से कोई एक मतलब इसमें से कौन सा एक्टिविटी करेगी जो बच्चा जो उसे अच्छे से समझ सकेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आप लोग आंसर कीजिए। बहुत अच्छा।
देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग इसको यहाँ देखिए कंपैरिजन हम लोग कर सकते हैं। बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है, चलिए ये अच्छी बात है। सेकंड में बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती है, ये भी अच्छी बात है। उसके थर्ड में कहता है बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है, यह भी अच्छी बात है। फोर में कहता है कि बच्चों को क्रियाकलाप के से संबंधित प्रश्नों को घर से करने को प्रेरित करती है, यानी कि होमवर्क भी कुछ उसे देती है। तो चलिए ये भी ठीक है, मान सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा आंसर ये वाला नहीं होगा, इसलिए आप लोग इसको हटा भी सकते हैं। तो 1 2 3 में से आपको यहाँ पे अब क्या करना है, तो आपको पता नहीं चल रहा है, ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है। ठीक है, पॉजिटिव तो है ही, लेकिन तीन पॉजिटिव है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, तो कंपैरिजन करना है। तो तीन तरीका बताया था, पॉजिटिव, नेगेटिव और तीसरा कंपैरिजन। तो यहाँ पे कंपैरिजन कीजिए। जब आप यहाँ देखेंगे तो अवलोकन और यहाँ पे अनुभव साझा, तो इस ऑप्शन में देखिए अवलोकन लिखा हुआ है और अनुभव साझा भी है और चर्चा भी है, तो ज़्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और इसे दबा के शेयर कर दीजिए ताकि और भी इससे लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।